नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है, हम उसमें 1500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी है चौथी क्लास। अगर आपने पहले की 3 क्लास नहीं देखी हैं तो उनकी जो आपको प्लेलिस्ट की लिंक है नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी चौथी क्लास। हमने पिछली क्लास में हमने हमने पढ़ लिया था, कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने करा था यहाँ पे कत्यूरी वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ठीक है, तो हमने 26 कर लिए थे, तो आज हमारा है 27 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रश्न है, उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना संबंधित है। ऑप्शन है आपके बिजली, बालिका शिक्षा और महिला एवं नवजात शिशु, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सौभाग्यवती योजना है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना है, ये है दोस्तों आपका महिला एवं नवजात शिशु से, ठीक है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जिले में टिम्बरसेन महादेव मंदिर है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल। टिम्बरसेन महादेव मंदिर, दोस्तों जो टिम्बरसेन गुफा है ना, टिम्बरसेन गुफा है कहाँ पे आपकी, अगर आप चमोली में पढ़ते हैं, अगर आप चमोली के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो चमोली में आपने एक जगह पढ़ी होगी टिम्बरसेन गुफा। तो दोस्तों जो टिम्बरसेन गुफा है ना, महादेव मंदिर भी है, मैं आपको बताऊंगा। जो ये टिम्बरसेन गुफा है, टिम्बरसेन जो गुफा है ना, ये टिम्बरसेन गुफा है कहाँ पे है, ये दोस्तों है अपना चमोली में। ठीक है, चमोली में है। चमोली में कहाँ पे है, तो ये दोस्तों चमोली में नीति घाटी में स्थित है। चमोली में नीति घाटी में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको अमरनाथ के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे गुफा में दोस्तों एक गुफा है। ये गुफा में अमरनाथ के मंदिर, जैसे अमरनाथ में एक बर्फ का शिवलिंग है ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक बर्फ का शिवलिंग है, जिस पर ऊपर से जल टपकता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये टिम्बरसेन महादेव मंदिर है, तो ये है आपके चमोली में। और चमोली में इसके अलावा क्या क्या है, चमोली में इसके अलावा क्या क्या है दोस्तों, चमोली में आपका क्या क्या है यहाँ पे भी। अगर हम चमोली की बात करें, चमोली में और क्या क्या है, यहाँ पे जोशीमठ है, जोशीमठ भी चमोली में है। और क्या है, जोशीमठ है, तपोवन है, तपोवन है। और यहाँ पे क्या है, हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर रूपकुंड है। ठीक। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुलपुरा का युद्ध कब हुआ था। 1804, 1803, 1800 या फिर 1815। तो दोस्तों क्या होता है, सन 1791 की बात है ना। सन 1791 में गढ़वाल पर पहला आक्रमण होता है। गढ़वाल पर पहला आक्रमण होता है। ठीक है, पहला आक्रमण होता है, कब होता है, सन 1791 में। ठीक है, कौन आक्रमण करता है दोस्तों, आक्रमण करते हैं आपके गोरखा, गोरखा आक्रमण करते हैं। और जो ये 1791 में है, ये गढ़वाल पर तो पहला आक्रमण है, लेकिन ये ही उत्तराखंड में दूसरा आक्रमण कहलाता है। ठीक है, दूसरा आक्रमण। और 1791 की अगर हम बात करें, तो 1791 में दोस्तों गढ़वाल में किसका शासन था, गढ़वाल में शासन था आपका प्रद्युम्न शाह का। प्रद्युम्न शाह का यहाँ पर शासन था। प्रद्युम्न शाह के शासन काल में क्या होता है, फुलबुड़ा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, फुलबुड़ा का युद्ध होता है। फुलबुड़ा का युद्ध होता है। और जो फुलबुड़ा का युद्ध है दोस्तों, ये किस किस के बीच में होता है, दोस्तों ये होता है प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच में, गोरखा के बीच में होता है। ठीक है, गोरखाओं के बीच में होता है। और ये दोस्तों जो खुलबड़ा का युद्ध है, इसको ही दोस्तों क्या बोलते हैं, दूसरा गोरखा आक्रमण। गोरखाओं का
दूसरा आक्रमण, गोरखाओं का दूसरा आक्रमण। ये कब होता है? खुरबुड़ा का युद्ध होता है 1804 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है, प्रद्युम्न शाह शहीद हो जाते हैं और 1804 में गोरखा जो होते हैं वो गढ़वाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और 1804 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक यहाँ पे किसका शासन होता है? गोरखाओं का शासन होता है। ठीक है, गोरखाओं का शासन होता है। उसके बाद क्या होता है, 1815 में आपको याद होगा, 1815 में एक होती है संगोली की संधि। संगोली की संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्टा मानू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, अगर हम मोस्टा मानू मेला की बात करें तो दोस्तों, जो मोस्टा मानू मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या फिर देहरादून। मुझे मोस्टा मालूम मिला है तो दोस्तों ये लगता है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, और जो मोस्टा मानू है, मोस्टा मानू क्या है दोस्तों? एक दूधाधारी देवता है। ठीक है, दूधाधारी देवता है। और अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में दोस्तों और क्या क्या लगता है? पिथौरागढ़ में और कौन कौन से मेले लगते हैं? पिथौरागढ़ में दोस्तों एक लगता है थल मेला, एक लगता है थल मेला। ये कहाँ लगता है? ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों बैसाखी के दिन, प्रत्येक वर्ष बैसाखी के दिन कहाँ पर लगता है? बैसाखी के दिन लगता है ये बालेश्वर मंदिर में, बालेश्वर मंदिर में। ठीक है, बैसाखी के दिन कहाँ लगता है? बालेश्वर मंदिर में लगता है। ये भी पिथौरागढ़ का एक महत्वपूर्ण मेला है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा लगता है? इसके बाद आपको आपने सुना होगा छिपला केदार का मेला। तो छिपला केदार का मेला है दोस्तों, छिपला केदार का मेला भी पिथौरागढ़ में लगता है। ये कहाँ लगता है? ये पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है। पिथौरागढ़ के धारचूला में यह मेला लगता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे नीलखंड, इसको आप यहाँ पे नंबर नहीं लिखा। ठीक है, एक नंबर, दो, तीन, चार। ठीक है, तो यहाँ पे है नीलकंठ, पंचाचूली, संतोपथ या नंदा घुंटी। ठीक है, नंदा घुंटी, ये नंदा घुंटी है। ठीक है, ये है नंदा घुंटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों नीलकंठ की, यहाँ पर हम बात करें नीलकंठ की, तो नीलकंठ दोस्तों है कहाँ पे? नीलकंठ जो है दोस्तों ये है आपका चमोली में, चमोली में है। और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? जो नीलकंठ है ना, इसकी हाइट है 6597, 6597 मीटर। ठीक है, और पंचाचूली की बात करें तो दोस्तों जो पंचाचूली है ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ है ये? ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में, और इसकी हाइट है 6904 मीटर। और जो संतोपथ है दोस्तों, संतोपथ जो पर्वत है ये आपका है 7084 मीटर इसकी हाइट है, और ये भी आपका चमोली में है। जितने भी ऊंचे पर्वत है ज्यादातर चमोली के ही है। ठीक है, और नंदा घूंटी की बात करें तो दोस्तों जो नंदा घूंटी है इसकी हाइट कितनी है? 6309 मीटर, और यह भी दोस्तों चमोली में स्थित है। ठीक है, अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग, ऊंचे से नीचे की ओर जाना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ऊंचा यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों आपका है सबसे ऊंचा संतोपथ, सबसे ऊंचा है संतोपथ है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका पंचाचूली, और उसके बाद है आपका यहाँ पे नीलकंठ, और उसके बाद है आपका यहाँ पे क्या है? आपका नंदा घूंटी। यानी कि तीन तीन
3214 आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं पर्वतों से रिलेटेड। तो दोस्तों, उत्तराखंड के कुछ हम महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला आता है दोस्तों नंदा देवी, नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों, ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, जो नंदा देवी पश्चिमी है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। और ये कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। और इसकी हाइट है दोस्तों 7,817 मीटर। राज्य का सर्वोच्च शिखर आप लिख लेना। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च शिखर। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कामेट। कामेट भी कहाँ है? जो कामेट है दोस्तों, ये भी चमोली में ही स्थित है। और यह दोस्तों राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, कितना है? इसकी हाइट है 7,756 मीटर, दूसरा सर्वोच्च। और जो तीसरा है, यह है दोस्तों नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी, इसकी ये कहाँ है? ये भी दोस्तों आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में मिलेगा। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में मिलेगा। और इसकी हाइट कितनी है? 7,434 मीटर। और ये तीसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च शिखर है। ठीक हो गया। और जो इसमें अगर मैं बताऊं दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पता है किससे? जो पंचाचूली है, ये जो पंचाचूली है ना, पंचाचूली से इम्पोर्टेंट। ये पंचाचूली पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? पंचाचूली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद अगर हम नंदा देवी के बाद बात करें, नंदा देवी पूर्वी की बात करें, तो यहाँ पे माड़ा, बद्रीनाथ, आपको बहुत सारे जो मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपको चमोली की ही मिलेंगी ज्यादातर। तो जो पंचाचूली है ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है। और ये अगर हम चमोली को हटा दें, चमोली को हटा दें तो ये सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, चमोली को हटा दें तो सर्वोच्च शिखर है। इस चक्कर में इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यही कारण है कि इस पे बहुत बार प्रश्न बन चुका है पंचाचूली पे। ठीक हो गया। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई। आपके ऑप्शन है यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में एक पार्क की स्थापना होती है। हेली कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों, सन 1936 में है। ये जो हेली है, ये हेली कौन है? ये है सर हेली के नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया है। ठीक है, सर हेली के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का ही नहीं ये बल्कि एशिया का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो हेली नेशनल पार्क है दोस्तों, ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जब इसका नाम अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको याद रहे। हेली नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब स्थापना होती है, स्थापना तो इस जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना जो होती है वो हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना होती है। कब? 1936 में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद दोस्तों 1957 में 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पर दोस्तों इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कॉर्बेट
कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, किसके नाम पे? जिम कॉर्बेट के नाम पे। जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, कब? 1957 में। पहले किसके नाम पर था? सर हेली के नाम पे इसका नाम था। और प्रश्न बनता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों उसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि इसका नाम क्या हो जाता है बाद में? कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करी। और इसका अगर हम बोले दोस्तों, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 520 इसका एरिया की बात करें 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? दोस्तों जो उत्तराखंड का समाचार पत्र है समय विनोद, ये किन किन भाषाओं में छपता था? प्रश्न ये है। आपका यहाँ पर ऑप्शन है अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी और पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी, या उर्दू और हिंदी। दोस्तों जो समय विनोद है, जो समय विनोद समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किसने करा? इसका संपादन कौन थे? जो समय विनोद है इसका संपादन किसने करा? दोस्तों वो थे जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी द्वारा इसका संपादन किया गया। कब किया गया? दोस्तों 1868 में किया गया। और 1868 में किया गया। कहां से किया गया? ये किया गया दोस्तों नैनीताल से। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक कवर हो रहे हैं कि जो समय विनोद है, ये जो समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी थे। कब किया? 1868 में किया। और कहां से किया? तो नैनीताल से किया। ठीक है, तो आपके यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए। ठीक हो गया। तो क्या होता है कि जो समय विनोद है, इसमें क्या था? इसमें एक एक्ट के बारे में भी इसमें 1877 का, ठीक है, जो 1877 का एक था दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें क्या कर रहा था? कम वेतन मिल रहा था। तो कम वेतन मिलने के कारण क्या हुआ था? यहाँ पे अंग्रेजों के समक्ष जो भारतीयों को कम वेतन मिला ना, तो उसका विरोध किया गया। कौन से पेपर में? समय विनोद में। और ये कौन कौन सी भाषा में छपता था? तो दोस्तों ये उर्दू और हिंदी भाषा में छपता था। ठीक है, और अगला है यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने सन 1635 ईस्वी में पराजित किया? सन 1635 ईस्वी की बात हो रही है। तो सन 1635 ईस्वी में दोस्तों क्या था? गढ़वाल में शासन चल रहा था किसका? पवार वंश का। तो शासक कौन थे? तब शासक थे हमारे कौन? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है? किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया? तो जो दोस्तों जो रानी कर्णावती हैं, इस टाइम पे क्या था? पृथ्वीपति शाह का यहाँ पे शासनकाल था। तो इस वक्त क्या थी ना, जब ये राजगद्दी में बैठे तब इनकी आयु काफी कम थी, यानी कि 7 वर्ष के लगभग इनकी आयु थी। तो उस टाइम पे क्या था? इनकी संरक्षिका थी। संरक्षिका थी। संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती थी, जो कि इनकी माता थी। ठीक है, इनकी माता थी। ठीक, तो जो रानी कर्णावती है, तो इस टाइम पे इनकी संरक्षिका थी। तो क्या होता है? शाहजहां की सेना आती है। ठीक है, शाहजहां क्या करता है? शाहजहां अपने जो इनके सेनापति हैं, सेनापति कौन? सेनापति है नवाजत खां। ये गलत लिखा, नजावत नहीं है सरो दोस्तों, ये है नवाजत खां। ठीक है, नवाज जो नवाजत खां है, नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। कहा करते हैं? गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। तो गढ़वाल पर जब आक्रमण किया जाता है, तो वहां की जो संरक्षिका थी वो थी रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती के नेतृत्व में
जो गढ़ सेना है वो मुगल सेना को पराजित कर देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका नवाजत खां। तो क्या होता है, उनको पराजित कर देती है तो उनके नाक कटवा देती है, तो इसीलिए जो रानी कर्णावती है, रानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी, नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नाम इनको किसने दिया? तो दोस्तों, जो ये नाक कटी रानी है, यह नाम इनको दिया शिव प्रसाद डबराल ने। ये भी पेपर में आ सकता है, शिव प्रसाद डबराल जी ने यह नाम दिया। ठीक है, तो सैनिक जो वहां के सैनिक थे उनको पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे, तब से उनको नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, और दून में रानी कर्णावती ने ही एक गांव बसाया जिसको करणपुर गांव कहते हैं। करणपुर गांव बसाया इन्होंने। ठीक है, करणपुर गांव बसाया। ठीक हो गया। और इस पे एक सवाल और बनता है दोस्तों कि जब औरंगजेब, एक और सवाल बनता है, औरंगजेब के भय के कारण क्या होता है कि दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह, कौन? सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाल नरेश ने, या फिर किस गढ़वाल शासक ने अपने, किस गढ़वाल शासक ने उनको शरण दिया? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पृथ्वीपति शाह। ठीक है, सुलेमान सिकोह को शरण दी किसने? शरण दी दोस्तों पृथ्वीपति शाह ने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करे, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि ज्यादा अब मैं एक टॉपिक पे ज्यादा फैक्ट बताऊंगा ना तो आपको याद रहेंगे नहीं। ठीक हो गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे, गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे मुद्रा के लिए, कर के लिए, सहकारी सहायता के लिए, या फिर दान के लिए। तो दोस्तों, जो तिमासी शब्द है इसका प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र में मुद्रा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो पिछले वाली वीडियो है उनको एक बार आप जरूर देख लेना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2026 से दोस्तों, और एक आ रहा है हमारा परीक्षा दर्शन सीरीज, जिसमें हम संपूर्ण परीक्षा या फिर संपूर्ण जीके की बात करने वाले हैं। बेसिक से लेके हम उसको कवर करेंगे, जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।